हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 अप्रैल 2022 के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो अगर हम बात करें, पहला जिला अभी जो बना है ये हमारा बना है सांबा। तो सांबा अगर देखा जाए तो सांबा ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमें सांबा देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर बात आती है, यहाँ एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना। तो इस योजना के तहत जितने भी परिवार शामिल किए जाएंगे और लगभग यहाँ पे 62,000 परिवारों को शामिल किया गया है और उन सभी को क्या दिया गया है? गोल्डन कार्ड। तो गोल्डन कार्ड अगर बात आती है कि कौन सी योजना में दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। अगर हम और बात करें थोड़ा सा, तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बाल विवाह मुक्त राज्य अगर देखा जाए कौन सा है? उड़ीसा। और उड़ीसा का भी कौन सा जिला है? तो जिला है उड़ीसा का गंजम। दूसरी बात, 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। दोस्तों, यूपी की जो पिछली वाली टांग हमें देखने को मिलती है तो वो है सोनभद्र। और सोनभद्र इधर लगता है हमारा बिहार से। बिहार से एक राज्य हमारा कटा है झारखंड। और इधर हमारा लगता था ये मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से भी एक राज्य कट गया छत्तीसगढ़। तो इन 4 राज्यों से सोनभद्र सीमा साझा करता है। ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें कि भारत का पूर्णतः वैक्सीन वाला जिला कौन सा है, तो ये हिमाचल का किन्नौर है। और हिमाचल का किन्नौर बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, क्योंकि किन्नौर घाटी में हिमाचल का या भारत का अंतिम गांव कहा जाए चिटकुल, ये भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की वाटर प्लस सिटी किसे कहा गया है या फिर कौन सी बनी है अभी हाल ही में? तो मध्य प्रदेश के इंदौर भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है। भारत का रेवीज मुक्त राज्य गोवा है। और अगर हम बात करें 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हम बात करें विजय संपाला, ये पहले भी थे और अब इन्हें क्या कर दिया गया है? दोबारा से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 338। 338 में आता है अनुसूचित जाति आयोग, 338 ए में आता है अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 बी में आता है हमारा ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ था। तो हाल ही में 102 जो हमारा संविधान 102वां संविधान संशोधन है, तो उसमें ओबीसी को ये दर्जा प्राप्त हुआ और आर्टिकल हमारा कौन सा ऐड हो गया? 338 बी। और वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र। और हम निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324। और अगर बात करी जाए वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग दोस्तों कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 280। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष इस समय जो बने हैं वो बने हैं नंद किशोर। तो एनके सिंह या फिर नंद किशोर सिंह जो इसके बने हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष आज ही का दिन। और आज अगर देखा जाए कितनी तारीख है, तो आज है हमारी 30 तारीख है। आज से जस्ट एक दिन पहले अगर बात आती है तो 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को इसका अगर देखा जाए, ये जो मनाया जाता है, इसे शामिल किसने करा था? इसे यूनेस्को ने शामिल करा था। और यूनेस्को की अगर बात आती है, यूनेस्को ने इसे कब शामिल किया है? तो यूनेस्को ने इसे हमारा 29 अप्रैल 1982 को शामिल किया था। तो इसी वजह से यूनेस्को ने इसे बनाया है, और यूनेस्को की वजह से ही अगर देखा जाए इसे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। और भारत में कुछ प्रमुख नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कथक है, तो उत्तर प्रदेश वालों को ये तो पता ही होना चाहिए कथक। आगे बात आती है हमारी, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये है हमारा, हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो पहला अगर बात करें तो ये बना है हमारा आगरा। और इसे बनाया क्यों है? क्योंकि जो ताजमहल है, ताजमहल के आसपास वाले क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर सीवर सिस्टम जो है वो वैक्यूम पर आधारित होगा। और अगर दोस्तों बात करी जाए, इस समय जो ताजमहल है वो खराब हो रहा है, और वो खराब हो रहा है किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। और अम्लीय वर्षा के लिए अगर जिम्मेदार है तो कौन कौन से होते हैं तत्व जिम्मेदार? एक तो आपका SO2 और एक आपका NO2। और ये आते कहाँ से हैं? ये जो मथुरा में एक रिफाइनरी है,
मथुरा में रिफाइनरी है, IOCL की रिफाइनरी है, उसकी वजह से यहाँ पर SO2 और NO2 वायुमंडल में जाते हैं और फिर वो अम्ल वर्षा के माध्यम से ताजमहल के ऊपर आते हैं, और जिस कारण से ताजमहल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। और SO2 की ही अगर बात करी जाए तो SO2 को बोला जाता है क्रैकिंग गैस। SO2 को क्रैकिंग गैस बोलते हैं। और अगर ऐसी बात आती है दमघोटू गैस किसे बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं दमघोटू गैस। अगर हम बात करें भारत में प्रथम अमृत सरोवर कहाँ बना है, तो भारत में जो प्रथम अमृत सरोवर बना है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर बना है। और अगर बात आती है पटवाई जो है ये पंचायत है। नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें, 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। और अगर हम बात करें हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा है, तो झारखंड का जामताड़ा जिला, यहाँ पर हर गांव में आपको एक पुस्तकालय देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये इसकी स्थापना बेंगलोर में हुई है, और बेंगलोर कहाँ पर है, हमारा कर्नाटक में। और बेंगलोर को ही अगर देखा जाए, यहाँ पर ही इसरो का मुख्यालय भी है। और अगर बात आती है सबसे ज्यादा डेवलप है अगर कंप्यूटर के मामले में, तो IIT जो बेंगलोर है वो सबसे ज्यादा कंप्यूटर के मामले में आगे है। तो इसी वजह से बेंगलोर, और इसी को अगर बात आती है तो यहाँ पर इसे हमारा कंप्यूटर हब भी कहा जाता है। तो इसीलिए बेंगलोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी बात आगे, हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है, तो अगर बात करी जाए तो अभी हाल ही में एक टनल बनी है अटल टनल, अटल टनल को ये पुरस्कार मिला है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार। तो अब अगर बात करी जाए यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ है, केवड़िया में। और अगर बात करी जाए ये है किसका, ये पटेल का है। और पटेल क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्होंने हमारी जो 552 रियासतें थी उनके एकीकरण में काफी हेल्प करी थी भारत में, इसीलिए इनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है गुजरात के केवड़िया में। और अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की अगर बात करी जाए तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है रामानुजम जी का, और ये हैदरा में बना है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसकी अगर हम बात करें तो यह है BR अम्बेडकर का, लातूर में। रोहतांग दर्रा लेह और मनाली मार्ग को जोड़ता है। और अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा ही क्या है, हमारा अटल सुरंग है। तो अटल सुरंग कह लें, या आप अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट अगर बात करें जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। सेला सुरंग आपकी अरुणाचल में है। और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण हो रहा है शिंकुला, तो शिंकुला दर्रे में अगर देखा जाए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्व अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो अगर बात आती है दुनिया में GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, GDP की अगर बात आती है उसके बारे में कौन बताता है, IMF बताता है। तो इंडियन मॉनिटरी, तो यहाँ बात आती है IMF की। अब IMF जो ये बताता है, तो भारत की इसने जो इस बार बताई है वो कम बताई है, कितनी हो गई है, 8.2%। तो ये हमारे भारत की है। और IMF के मुख्यालय की बात करी जाए तो वॉशिंगटन DC में यहाँ पर मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और IMF की स्थापना हुई थी 1944 में। और अगर बात आती है इसकी एक जुड़वा बहन भी कही जाती है, जुड़वा संस्थान कहा जाता है IMF का, तो वो है वर्ल्ड बैंक। और इन दोनों का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इन दोनों का स्थापना हुई थी। और इस समय हाल ही में एक नया देश जुड़ा है एंडोरा, तो एंडोरा इसका नया सदस्य हो गया। और IMF की मुद्रा अगर बात करी जाए तो IMF की जो मुद्रा होती है वो होती है SDR, और SDR को ही बोलते हैं पेपर गोल्ड। और इसमें अगर देखा जाए वर्तमान में कितनी मुद्राएं, तो इसमें 5 प्रकार की मुद्राएं हैं। और 5 प्रकार में कौन सी है, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो। अगर युआन की बात करो तो ये अभी हाल ही में नवीनतम मुद्रा है जिसे ऐड किया गया, तो ये हमारी नवीनतम मुद्रा है जिसे ऐड किया गया। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की प्रथम एयरलाइन बन गई है। तो अभी हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिगो भारत की पहली ऐसी फ्लाइट बनी है जिसने अगर देखा जाए भारत का स्वदेशी नेविगेशन गगन का उपयोग करके फ्लाइट की लैंडिंग करवाई है। तो ये कहां पर हुई है, ये राजस्थान में हुई है, और राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पे हुई है। अगर हम बात करें जैसे GPS, तो GPS किसका है, अमेरिका का है। भारत का अगर बात करें तो भारत का है नाविक। और जितने भी भारत में एयरपोर्ट हैं तो अब वो किसका प्रयोग करेंगे, गगन का प्रयोग करेंगे।
और अगर बात करी जाए विंग्स इंडिया, तो विंग्स इंडिया हैदराबाद के बेगमपेट में क्या हो रही है, शुरू की गई है। और हम देखें महाराजा विक्रम सिंह टर्मिनल, ये कहाँ स्थित है, तो ये त्रिपुरा में है। और अगर बात आती है वायुयान किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल। और समताप मंडल कितने किलोमीटर होती है, लगभग 15 से 50। वैसे 12 से भी शुरू हो जाती है, तो इसमें अगर देखा जाए वो मौसम के अकॉर्डिंग है। अगर गर्मी होती है तो यहाँ पर अगर बात आती है, जैसे अगर देखा जाए हम तो कहाँ पर हैं, धरातल पर। और धरातल से ऊपर अगर बात आती है तो पहली परत होती है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में अगर बात आती है सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, मतलब बारिश वगैरह, आंधी वांधी, जितनी भी चीजें होंगी तो ये सारी कहाँ हमें देखने को मिलेंगी, क्षोभ मंडल में, ये सारी मौसमी घटनाएं। इसके ऊपर होगा समताप मंडल। तो समताप मंडल जो हमें देखने को मिलेगा वो 50 किलोमीटर तक, और यही अगर देखा जाए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होता है। और समताप मंडल में ही हमें एक गैस मिलती है, ओजोन परत। तो ओजोन परत हमें समताप मंडल में देखने को मिलती है। और इसके बाद में होती है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल हमारी सबसे ठंडी परत होती है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है, आयन मंडल संचार व्यवस्था के लिए होता है। और सबसे भारी परत होती है भारी परत, जो कि सबसे गर्म परत भी होती है। और अगर बात करी जाए ओजोन की, तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें नापी जाती है, वो डाप्सन में नापी जाती है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 1 मई 2022 को कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो अभी यहाँ पर अगर बात आती है तो अभी जो हमारे देखा जाए तो बी एस राजू हैं। तो बी एस राजू थल सेना के उप प्रमुख बनेंगे। और कब, 1 मई से। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और अभी इसके सेना अध्यक्ष बनाए गए थे, 29वें सेना अध्यक्ष थे, तो वो थे मनोज पांडे। तो मनोज पांडे को सेना अध्यक्ष बनाया गया थल सेना का, और ये कौन से नंबर के हैं, 29वें नंबर के हैं। और इसके उप प्रमुख कौन बन गए, बी एस राजू। और ये जाट रेजिमेंट से हैं। और अगर बात करी जाए प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन था, तो जनरल बिपिन रावत, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई थी। तो जनरल बिपिन रावत प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे। और 2022 में इन्हें अगर देखा जाए भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। अगर बात करी जाए नौसेना दिवस की, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और वायुसेना दिवस हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना की तो अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो थल सेना दिवस हमारा 15 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना एवं किस कमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। तो ये अगर बात आती है भारतीय नौसेना, और कौन सी कमान है, तो यहाँ अगर बात आती है कौन सी होगी, हमारी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में अगर देखा जाए यहाँ पर तीनों सेना के मुख्यालय हैं, थल सेना का भी है, वायु सेना का भी है, और नौसेना का भी है। तो तीनों सेनाओं का यहाँ पर मुख्यालय है। और अगर बात करी जाए भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर देखा जाए तो यहाँ पर परीक्षण किया गया है। और सुपरसोनिक मिसाइल अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मिसाइलें जो होती हैं सुपरसोनिक होती हैं या हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक अगर बात आती है, सुपरसोनिक तो आपका 2 मैक तक की स्पीड है, और अगर बात आती है 5 मैक से ज्यादा तो वो कौन सी होती है, हाइपरसोनिक होती है। और ये जो चल रही है ये हमारी सुपरसोनिक। तो ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस की अगर बात करी जाए तो जो ब्रह्मोस है वो किस देश के साथ मिलकर बनाई है, रशिया के साथ। तो रूस के साथ अगर देखा जाए ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। ये भारत और रूस दोनों का अगर देखा जाए इस मिसाइल के लिए टाई अप है, तो इन दोनों की कंबाइन रूप से है। अगर हम बात करें तो इस समय ब्रह्मोस का विनिर्माण केंद्र कहाँ बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है। और अगर बात करी जाए जिरकॉन, किंजल और सरमत, सरमत की अभी बात आई थी, ये रूस ने अभी हाल ही में लॉन्च करी है। तो ये सभी मिसाइलें जो मिसाइलें हैं ये किसकी हैं, रशिया की हैं, यानी रूस की हैं। और अगर बात करी जाए हेलेना, तो हेलेना क्या है, भारत की जो एक नाग मिसाइल है, नाग मिसाइल अगर हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाएगी तो उसी को ही बोला गया है हेलेना। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चटगांव की अगर बात करी जाए तो चटगांव हमारा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में स्थित है। और बांग्लादेश को ही अगर देखा जाए कौन सा देश बोला जाता है, नदियों का देश। बांग्लादेश को हम कहते हैं नदियों का देश। और ये अगर देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पे स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। और अगर बात करी जाए आधुनिक भारत में चटगांव सत्याग्रह कांड हुआ था तो वो किसने करा था, सूर्यसेन ने किया था। और सूर्यसेन के साथ एक महिला का भी नाम आता है जो जिनका नाम है कल्पना दत्त। तो यहाँ चटगांव में शस्त्रागार 1933 की बात है, तो उस समय 33 में यहाँ पर एक घटना भी घटित हुई थी, चटगांव शस्त्रागार कांड। तो ये घटना जो थी सूर्यसेन और कल्पना दत्त ने मिलकर करी थी, और इनकी एक पार्टी थी IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
इस पार्टी के सदस्यों ने मिलकर चटगांव में शस्त्रागार लूट लिया था। जो बाद में सूर्यसेन पकड़े गए तो इन्हें फांसी हो गई और कल्पना दत्त को फांसी नहीं दे सकते थे क्योंकि वो महिला थी। इस वजह से उन्हें आजीवन कारावास मिला। और बांग्लादेश को ही बोलते हैं नदियों का देश और यहीं पर हमारा बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। नेक्स्ट अगर बात आती है यहाँ नेपाल, तो नेपाल अगर देखा जाए नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। और अगर एक बात और आती है, नेपाल में एक चोटी है महाभारत, तो महाभारत जो चोटी है वो भी कहाँ है, नेपाल में। श्रीलंका की अगर बात करी जाए तो श्रीलंका में अगर बात आती है एक गंगा बहती है जिसका नाम है महाबेली गंगा। तो महाबेली गंगा है, तो गंगा नाम से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभारत हो गया, महाबेली गंगा कहाँ स्थित है, तो महाभारत तो हमारा नेपाल में था और महाबेली गंगा हमारी कहाँ पर है, श्रीलंका में। और भारत और श्रीलंका के मध्य एक स्टेट भी है, पाक स्टेट। और अगर बात करी जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को बोलते हैं नहरों का देश। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और जबकि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। देखते हैं हमारा आगे कल का सवाल। कल हमारा सवाल था कि किसे बर्ड फ्लू H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण मिला है, कहां पर, तो चीन में मिला है। चीन इसका सही आंसर था। और अगर हम बात करें आज के सवाल की, तो हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल कहाँ स्थित है, तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू गाइस।